हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, डाइट एटा। आज आपके समक्ष डीएलएड पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन की विषय वस्तु के साथ उपस्थित हूं। शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन के खंड ब, जिसकी विषय वस्तु है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न अभिकरण एवं एजेंसियां, यानी और उसी के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करूंगी राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाएं कौन कौन सी हैं। जिसमें पहली संस्था है एनसीईआरटी, एनसीटीई, न्यूपा, इग्नू, एनआईओएस। ये सभी एजेंसीज राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विकास हेतु कार्य कर रही हैं। इन सभी में से हम आज जो बात करेंगे वो एक संस्था पर करेंगे, वो है एनसीटीई, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। हिंदी में जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो प्रमुख कार्य है या जो प्रमुख रूप से इसकी स्थापना की गई है, वह अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के उद्देश्य से की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक स्वायत्त शासी संवैधानिक संस्था है। यानी स्वायत्त शासी संवैधानिक संस्था से हमारा अभिप्राय उस प्रकार की संस्था से है या उस एजेंसी से होता है जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, यानी अपने मानदंड, मानक एवं नियमों को निर्धारित करना, उनका क्रियान्वयन करना, उनका अनुरक्षण करना कि संपूर्ण जो उत्तरदायित्व है उसका स्वयं का होता है। ऐसी संस्था को हम स्वायत्त शासी संस्था कहते हैं। और जो एनसीटी है हमारी, वह स्वायत्त शासी संस्था है 1995 से। उससे पूर्व है एनसीईआरटी के अध्यापक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। वर्तमान में जो इसकी स्थापना है वह 1993 के 73वें अधिनियम के तहत 16 अगस्त 1995 को की गई, जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत एवं समन्वित विकास को प्राप्त करना है। अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों व मानदंडों का उचित अनुरक्षण करना है। यानी जो एनसीटीई है, अध्यापक शिक्षा परिषद है, उसका कार्य है, ये इसकी जो स्थापना की गई वह उद्देश्य से की गई कि संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा का जो कार्यक्रम है उसको एक समान रूप से विकसित किया जाए, समान मानक एवं मानदंडों का निर्धारण कर उनका अनुरक्षण यानी उनकी जो मूल्यांकन है, उनकी जो देख रेख है वह भी की जाए। 1995 में इसकी स्थापना से पूर्व जब ये एनसीटी के अध्यापक शिक्षा विभाग के रूप में मौजूद थी, उस समय इसका जो प्रमुख कार्य था वह था केंद्र और राज्य सरकार के सलाहकार के रूप में। यानी केवल यह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को अध्यापक शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देती थी, उन्हें सलाह देती थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई भी मानक या मानदंड अथवा नियम निर्धारण करने का अधिकार इस संस्था के पास नहीं था। इस कारण से ही जो अध्यापक शिक्षा का स्तर है
वह उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। इस ओर जो मुख्य रूप से ध्यान आकर्षित कराया गया वो कराया गया कोठारी आयोग 1964 के माध्यम से। कोठारी आयोग ने 1964 में यह कहा कि अध्यापक शिक्षा के जो स्तर है वह लगातार गिर रहा है, इसके जो कार्यक्रम हैं वह रूढ़िवादी हैं और वास्तविकता से अलग हैं। अतः एक सिफारिश की उसके द्वारा कि एक ऐसी परिषद का स्थापना की जाए जो इस क्षेत्र में कार्य कर सके। कोठारी आयोग द्वारा ही नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसका क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 ने भी सशर्त इसकी सिफारिश की कि एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए जो अपने लिए साधन स्वयं जुटाए, अपने कार्यक्रम को तैयार करना, उनका उचित मूल्यांकन करना, उसकी योग्यता वो स्वयं तैयार कर सके, ऐसे एक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना होनी चाहिए। इसी अनुशंसा के तहत 1995 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जहां संपूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों को देखती है और उन कार्यक्रमों को देखने के लिए उसने संपूर्ण देश को 4 भागों में विभाजित करके 4 क्षेत्रीय समितियां स्थापित की हैं। और वो क्षेत्रीय समितियां हैं, उत्तर क्षेत्रीय समिति है जयपुर में, पश्चिम क्षेत्रीय समिति है भोपाल में, दक्षिण क्षेत्रीय समिति है बेंगलुरु में और पूर्वी क्षेत्रीय समिति जो मौजूद है वो स्थापित की गई है भुवनेश्वर में। यानी इन क्षेत्रीय समिति और अथवा कार्यालयों के माध्यम से एनसीटी संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा के मामलों को देखती है। नई दिल्ली मुख्यालय जो कार्य करता है वह अध्यक्ष की अध्यक्षता में करता है। एनसीटी का जो मुख्यालय है वह अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करता है तथा क्षेत्रीय समिति या क्षेत्रीय कार्यालय जो कि जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और बेंगलुरु में मौजूद है, ये निदेशक की यानी डायरेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करती है। अब बात आती है कि अध्यापक शिक्षा के कार्य यानी अध्यापक शिक्षा की स्थापना के बाद में इसके क्या क्या कार्य, क्या क्या उत्तरदायित्व उसको दिए गए। तो उसमें हम बात करते हैं वो है अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देना व उनके परिणामों का प्रसार करना। यानी अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विभिन्न अनुसंधान, किए जा रहे नवाचार, इन सबको बढ़ावा देना और उसके जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उन परिणामों को प्रसारित करना जिससे कि और अधिक इस क्षेत्र में कार्य को बढ़ावा मिले और अधिक इस क्षेत्र में अनुसंधान व नवाचार को बल मिल सके। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा संस्थानों के स्तर व मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण करना और कार्यों को देखना। यानी शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है, डीएलएड विद्यालय हैं, बीएड विद्यालय हैं, एमएड विद्यालय हैं, इस तरह की जो पाठ्यक्रम चलाने वाले विद्यालय हैं, इन विद्यालयों का स्तर क्या होना चाहिए, इन संस्थानों का स्तर क्या हो, उसके लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण करना यानी दिशा निर्देशों का निर्धारण किया है मुख्यतः, और वो अक्षरतः पालन हो रहे हैं कि नहीं इनको देखना, उसके कार्यों को देखना कि उन मानदंडों के तहत ही, उन मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत ही कार्य हो पा रहे हैं कि नहीं, इसको देखना भी अध्यापक शिक्षा का ही कार्य है। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा के सभी मामलों में केंद्र, राज्य, यूजीसी
व अन्य एजेंसी को सलाह देना। यानी शिक्षक शिक्षा में के क्षेत्र में के सभी मामले, चाहे वह सेवा पूर्व प्रशिक्षण हो, सेवारत प्रशिक्षण हो, प्रौढ़ शिक्षा हो इत्यादि सभी क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य एजेंसीज जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनको समय समय पर सलाह देना भी इसी का कार्य क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा प्रवेश के नियम, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण के नियम, विषय वस्तु का निर्धारण करना। नेक्स्ट जो कार्य है अध्यापक शिक्षा परिषद का वह है कि इन संस्थानों में प्रवेश का क्या नियम हो, कितनी एलिजिबिलिटी बच्चे के पास हो। जैसे कि वर्तमान में जो डीएलएड पाठ्यक्रम है इसमें प्रवेश की जो अर्हता है वो है क्या, स्नातक। लेकिन पहले प्रारंभ में इसकी जो योग्यता थी, वांछित योग्यता थी वो थी कक्षा 12वीं पास। तो यानी प्रवेश के क्या नियम होंगे, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम का विषय वस्तु क्या होगी, उसका समय क्या होगा, समय विस्तार कितना होगा, 1 ईयर होगा, 2 ईयर होगा या और अधिक होगा, ये प्रशिक्षण के नियम क्या क्या होंगे, इन सब का निर्धारण करना भी या इन सब को देखना भी अध्यापक शिक्षा परिषद का ही कार्य है। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगाना। यानी शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में किसी प्रकार से गिरावट ना आ पाए, क्योंकि आपने देखा है कि जब किसी चीज का व्यवसायीकरण हो जाता है तो वहां पर उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती है। गिरावट क्यों आती है? कि जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाता है क्या, धनार्जन, व्यवसाय। जो उसके मूलभूत सिद्धांत है वे पीछे रह जाते हैं। केवल आज आप देख रहे हो इस संबंध में कि विभिन्न पाठ्यक्रम है जो केवल कागजों में पूरे हो जाते हैं और लोग जो बालक हैं या व्यक्ति हैं वो क्या लेते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, जबकि उसको उसकी नॉलेज नहीं होती। ऐसा क्या हो पाता है? तो जो इससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वह केवल अपना धर्म मानती हैं, व्यवसाय के रूप में देखती हैं, पैसा कमाना। तो इस चीज पर रोक लगाने का कार्य भी अध्यापक शिक्षा परिषद की कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षा संस्थान को प्रमाणित करना व उनके स्तर का मूल्यांकन करना। यानी अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं, चाहे वे सरकारी हो और चाहे निजी संस्थान हो, उनका स्तर क्या होना चाहिए इसके लिए मानक निर्धारित कर देना। और जब वो मानकों को पूरा करेंगे तभी उनको प्रमाणित किया जाएगा, यानी उनको मान्यता दी जाए, चाहे वह भौतिक संसाधनों के क्षेत्र में हो या शैक्षिक संसाधनों के क्षेत्र में हो। उन मानकों को पूरा करने के उपरांत ही उनको मान्यता देना और उन समय समय पर उनके जो स्तर है, उनको जो मान्यता दी गई है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही, कहीं गिरावट तो नहीं आ रही, इसका मूल्यांकन करना भी अध्यापक शिक्षा परिषद का ही कार्य है। नेक्स्ट है शिक्षक नियुक्ति, ट्यूशन फीस आदि पर दिशा निर्देश देना। यानी शिक्षक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों एवं शिक्षकों जिनकी शिक्षकों के रूप में नियुक्ति होनी है, उनकी पाठ्यक्रम की फीस क्या होगी, उनकी नियुक्ति के क्या नियम होंगे, इनका निर्धारण करना या इसके लिए दिशा निर्देश देना भी अध्यापक शिक्षा का परिषद का ही कार्य है। शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में तो आप लोग जानते ही हो कि पहले आज जो डीएलएड के नाम से पाठ्यक्रम चल रहा है, पहले बीटीसी के नाम से था और उस समय केवल बीटीसी पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लेने पर, पूरा कर लेने पर एक अध्यापक के रूप में उसकी नियुक्ति हो जाती थी। परंतु आज उसमें परिवर्तन किया गया है कि हमको टेट पास करना होगा
उसके बाद में लिखित परीक्षा प्राप्त करनी, पास करनी होगी। और लिखित परीक्षा में भी मेरिट के आधार पर आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। यानी ये जो नियम निर्धारित किए हैं नियुक्ति के, ये किसका दायित्व के अंतर्गत आते हैं? एनसीटी के ही उत्तरदायित्व के अंतर्गत है। तो इस पर दिशा निर्देश समय समय पर देते रहने का कार्य भी एनसीटी का ही है या अध्यापक शिक्षा परिषद का ही है। और लास्ट हम बात करते हैं देश में शिक्षक शिक्षा का विकास, समन्वय व नियंत्रण करना। संपूर्ण देश में कैसे एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का उत्पादन हो सके मतलब तैयार हो सके, उनको विकास किया जा सके शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, एक समन्वय स्थापित रहे पूरे देश में। ये नहीं कि सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपने नियम कानून है उनके अनुसार कार्य करें, ऐसा ना कर सके। एक समन्वय स्थापित रहे संपूर्ण देश पर, उस पर नियंत्रण करने का कार्य भी अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्यापक शिक्षा परिषद संपूर्ण देश में अध्यापक तैयार कराने के लिए, अध्यापक अच्छे तैयार हों, एक अच्छे शिक्षक हमारे देश में तैयार हों, इसके लिए लगातार विभिन्न कार्य जो है उनको कर रही है और उनके विकास के लिए समय समय पर दिशा निर्देश भी देती रहती है और देती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कितनी